आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। नाज़रीन किराम, शाम के 6 बजे आप अपना मनपसंदीदा प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देखते हैं। न्यूज़ एट 6 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हम न्यूज़ एट 6 में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हम ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बिजली की जो बिलें हैं, जो माहाना बिलें हैं, उनमें 8% इजाफा हुआ है, जिसके चलते लोग सरापा एहतजाज है। इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं गांदरबल से, इशफाक जब्बार, उनके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज एक पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन जो है मुनक्किद किया और उस दौरान उन्होंने कुछ ख़ास बातें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से की हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और इसके साथ साथ जो लोगों के मसलो मसाइल हैं उन पर भी आज न्यूज़ एट 6 में बात होगी। तो चलिए नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही सबसे पहले बात करते हैं बिजली के हवाले से, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और वादी कश्मीर में जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, इसके साथ ही बिजली की आंख मिचौली भी शुरू हो जाती है, जिसके चलते लोगों को गोनगो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब इस पर जो लोग हैं उन्होंने वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात या मुख्तलिफ इलाकाजात से जो है इस पर एहतजाज भी किया और जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं उस पर अपनी नाराज़गी भी जताई। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब जो डिपार्टमेंट है, जो मुतल्लिका महकमा है, उनकी जानिब से माहाना जो बिजली की बिलें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि माहाना बिजली की बिलें जो हैं उनमें 8% का इजाफा किया गया है और इस पर भी लोग नाला हैं और लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे की जानिब से जो इजाफा किया गया है वो हर तबके के लिए किया गया है, यानी उसमें गरीब तबका भी शामिल है और अमीर तबका भी शामिल है, या यूँ कहें कि इसमें जो बीपीएल ज़ुमरे में जो बीपीएल ज़ुमरे से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी शामिल हैं और उसके साथ साथ एपीएल में जो लोग आते हैं वो भी शामिल हैं। यानी जो लोग 300 रुपये फीस माहाना अदा करते थे उनके लिए भी 8% इजाफा किया गया है और जो लोग 2000 या 2500 या 3000 या इससे ज़्यादा जो रकम अदा किया करते थे माहाना, उनके लिए भी ये 8% इजाफा किया गया है। और इस पर लोग खफा हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ से महंगाई का दौर है, एक तरफ से कोविड-19 की वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी माली तौर पर वो खस्ता हाली देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी जानिब अब बिजली की बिलों में इजाफा हुआ है, जो यानी माहाना बिलें जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, जिसके चलते ये बिलें अदा कर पाना माहवार तरीके से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, सबसे पहले आइए देखते हैं। ये कहा गया था कि जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, डिजिटली लगेंगे, आपके घर में इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे आपकी जो बिजली है वो 24/7 रहेगी। लेकिन उससे भी सभी बखूबी वाकिफ़ है कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद क्या बिजली लोगों के पास है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने विदाउट एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद आपको ये चेक करना था कि किस घर में कितनी कंजप्शन है बिजली की, कौन घर कितना इस्तेमाल कर पा रहा है, कितनी बिल आ रही है, उसी से हिसाब से आपको बिजली में हाइक करना था। लेकिन आपने रैंडमली बिजली में 8% का हाइक कर दिया, यानी जिसकी बिल 200 रुपये आती थी उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो हुकिंग नहीं करता है उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो दिन दहाड़े हुकिंग भी करता है जिनकी बिल 3000 आती है उसको भी आपने वही 8% चढ़ा दिया है। बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है। एक प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए। आपके इंस्पेक्टर, आपके लाइनमैन को पूरा पता है कि किस घर में कितनी कंजप्शन है, कितनी हुकिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद एक इसे मैं मनमानी कहूँ या लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कहूँ, ये गलत नहीं कहना होगा। देखिए इस वक्त पे विंटर्स में अगर आपने डिजिटल स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं तो पहले बिजली प्रॉपर रखिए। अगर हर एक फ़र्द आज पूरी बिजली बिल पे करता है, वहाँ पे उनको आप बिजली प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद आप बिजली हाइक करने का सोचिए। लेकिन इस वक्त पे बिजली हाइक करना और उसके बाद बिजली प्रोवाइड नहीं कराना, मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक लोगों के साथ इंसाफ है। पहले बोला गया स्मार्ट मीटर्स लगाइए, हमें घर में 1 साल हो गया स्मार्ट मीटर को लगाते हुए, बट अभी हमें भी घर में पावर जा रहा है। हमें बोला गया था आप स्मार्ट मीटर लगाओ, कटेलमेंट नहीं होगी पावर, बट फिर भी हो रही है। अब आप फीस देखेंगे, मैं अपनी बात करूँगा, 200 यूनिट तक हमें 2 रुपये यूनिट पर यूनिट देने पड़ते हैं। 200 यूनिट से 400 यूनिट अगर जाएंगे तो हमें 3 रुपये देने पड़ते हैं। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो हमें 3 रुपये 80 पैसे देने पड़ते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार के बड़े बड़े दावे, प्रेस रिलीजेस देना, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होना।
अफसोस की बात है। हाउ कैन इट बी जस्टिफाइड? हमारे अपने रिसोर्सेस है। कल एलजी साहब का स्टेटमेंट आया, अगर हम बाहर से पावर नहीं लाएंगे तो यहाँ पे बिजली नहीं रहेगी। वो स्टेटमेंट किस बुनियाद पे उन्होंने बोला, पहले उनसे ये सवाल आपको करना चाहिए, फिर आपको आम लोगों से। नाज़रीन, एक तरफ लोग इससे खफा हैं कि हमारे आबी वसाइल हैं, हमारे पास बिजली जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे मुल्क को, वहीं दूसरी जानिब बिजली के बिलों में लगातार इजाफा होता है, लेकिन बिजली कहीं पर नहीं है, बिजली कहीं नज़र नहीं आ रही है। और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स का हवाला देते हुए लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से बिजली गुल है तो वहीं दूसरी जानिब मीटर्स जो हैं उनमें बड़ी बड़ी रकमें जो हैं दिखाई देती हैं, और बिजली के बिलों में इजाफा जो है वो भी साफ तौर पर किया गया है। जो 8% का इजाफा किया गया है वो इसे जो है नाइंसाफी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये हवाला था लोगों के, जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहना था, लेकिन वहीं डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कुछ कहता है, या लोगों में इस हवाले से क्या कुछ बात चल रही है, क्या किस तरीके से लोग खफा हैं और डिपार्टमेंट किस तरीके से इसको जवाज करार देता है, इस हवाले से हमारे साथी फैसल रियाज जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। फैसल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 8% इजाफा किया गया है बिजली की बिलों में, इस पर सबसे पहले बताइएगा कि क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है, या इंतजामिया यानी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या कुछ इस पर रद्दमल सामने आया है? देखिए साहिल, आपको पता होगा कि लास्ट मंथ ये फैसला लिया गया कि जो पावर टैरिफ है उसमें 8 से 12% के करीब जो है इजाफा किया गया था। यानी जो अगर कोई जिसकी किसी का फीस 200 रुपए का तो उस पर भी 8 या 12% का इजाफा हुआ है, अगर किसी का 1000 रुपए है तो उस पर भी 8 या 12% का जो है इजाफा हुआ है। जिसके बाद जैसे ये टैरिफ इशू हुए उसके साथ ही फिर कटेलमेंट शेड्यूल भी जो है इशू किया गया, और उसके बाद बताया जाए कि नॉन मीटर इलाके में 8 घंटे की कटौती रहेगी और मीटर इलाके में 4.5 घंटे की कटौती रहेगी। तो उसके बाद लोगों का रद्दमल आपने खुद देखा कि किस तरीके से लोग नाला है, और प्रोटेस्ट भी हुए कि अगर आप फीस ले रहे हो तो बिजली क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये लाजमी है, अगर फीस आप बढ़ाते हैं तो उसी के मुताबिक आपको बिजली भी देनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे फीस तो बढ़ाया जाता है लेकिन बिजली जो है वो कम की जाती है और उसमें कटौती में इजाफा किया जाता है। बार बार हमने कोशिश की कि हम मुतल्लिका हुकाम से इसके हवाले से उठाए, ये मसला उठाए, लेकिन वहाँ पे एक ही मसला हमें एक ही बात जो है बार बार सुनने को पड़ती है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैपेसिटी कम है। लेकिन आज तक ये रिक्वायरमेंट जो है कभी कंप्लीट हुई ही नहीं। पहले बताया गया था 1300 के करीब कैपेसिटी है, 2000 के करीब रिक्वायरमेंट है। जो ये बीच में गैप रहता है, ये हमेशा कोई दहाइयों से देखा जा रहा है, यह गैप कभी खत्म ही नहीं होता। आज की डेट में बताया जा रहा है करीबन 17,500 के करीब मेगावाट हमारी कैपेसिटी है, और जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 के करीब चली गई है। यानी जो गैप पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि वो अभी भी बरकरार है उस पर, लेकिन जिस तरीके से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो बढ़ना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं बढ़ता रहा। नतीजा यह होता है कि आम लोगों के कंधों पे फी का बोझ आता है, उनको फी भरना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। अब दूसरी बात कही गई कि आप स्मार्ट मीटर लगाए, डिजिटल मीटर लगाए, आपको 24 घंटे की जो है इलेक्ट्रिसिटी फराहम की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ नॉन मीटर एरियाज की बात नहीं है, जहां पे स्मार्ट मीटर्स लगाए गए वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी को टूल जो कटेलमेंट शेड्यूल है वो अभी इशू हुए, इम्प्लीमेंट हुए, वहां पर भी बिजली नहीं है। अगर सरकार का दावा है कि आप स्मार्ट मीटर लगाए, हम आपको 24 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, लेकिन आप तो इससे तो साफ वाज़ह होता है कि वो खोखले है, दावे सब है जो कहते हैं स्मार्ट मीटर लगा के आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब लेकिन यहाँ पे लोगों पे भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आयद है कि अगर वो हीटिंग अप्लायंसेस यूज करते हैं वो उसको हिसाब से करे, ताकि लोड शेडिंग ना हो या लोगों को हुकाम को जो है पावर कटेलमेंट ना करना पड़े, उसी हिसाब से हीटिंग अप्लायंसेस भी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन दूसरे साइड से हुकूमत को भी चाहिए कि वो दिन ब दिन इसमें इजाफा ही करे, क्योंकि जिस तरह से हम गैप की बात करें, जो गैप रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के बीच में जो गैप है वो कभी फिल ही नहीं होता है, वो हमेशा देखने को मिलती है। हालांकि पहले भी कहा गया था कि 2022 तक ये सारा मसला क्लियर होगा, 2022 तक ये कटेलमेंट जो शुरू है ये नहीं होगा, कटेलमेंट खत्म होगी। लेकिन अब जैसे ही दस्तक दी है 2020 के विंटर ने, तो सेम स्टोरी रिपीट होती है। यानी कटेलमेंट शेड्यूल जो है फिर से इशू किया गया, फिर से नाला है, फिर से लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हालांकि उनको बिल भरना पड़ रहा है। अगर वो बिल नहीं भरते तो आपको पता होगा करीबन बारामूला में 450 के करीब ऐसे कनेक्शन थे जिसको डिस्कनेक्ट किया गया, उनको इलेक्ट्रिसिटी बंद की गई क्योंकि वो फी नहीं भर रहे थे। लेकिन अगर कोई फी भरता है तो कम से कम उसको तो बिजली दीजिए आप, जो लगातार फी भरता है। लेकिन लगातार ये कोशिशें नाकाम रह रही है गवर्नमेंट की। वो लगातार कह रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, लेकिन
ग्राउंड पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फैसल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे इलाकाजात ऐसे भी हैं जो दूर दराज इलाकाजात हैं, उनसे ये भी खबर मौसूल हो रही है कि वहां पर जो BPL सारिफीन है उनकी बिजली बिलों, जो माहाना बिजली बिलें हैं, उनमें भी इजाफा किया गया है और 600-700 से बढ़ाकर अब वो 920 के आसपास कर दी गई है। तो क्या आपने मुतल्लिका महकमे से कभी इस बारे में पूछा कि जो BPL सारिफीन है, जो अपने घरों में महज 1 या 2 बल्ब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके ये बिजली बिलें जो हैं उनमें इजाफा किया गया है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब मिलता है? देखिए साहिल, अगर हम बात करें जो ये टैरिफ बढ़ाए गए या आम लोगों का क्या कुछ रुझान है, जहां तक आपने BPL वालों की बात की, जो BPL सार्फिन है उनकी बात, उनका भी ऐसा ही हाइक हुआ है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो फी हाइक किया है लोगों को मुताबिक, ये रैंडमली इसको हाइक किया गया है, यानी ये एग्जामाइन नहीं किया गया है कि किसका कितना फीस है। अगर कि BPL वाला है उसका कम फीस है तो उसको भी 8% चढ़ाया गया, यानी अगर कोई 200 रुपए फीस भर रहा था उस पर भी 8% आयड किया गया है, जो कोई 1000 रुपए भर रहा था उस पर भी ये आयड किया गया है। न कि इस चीज को एग्जामाइन नहीं किया गया है कि कौन कितनी बिजली खर्च करता है। अगर कोई 1 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको उसी के मुताबिक पैसे वसूलने होंगे और उसी के मुताबिक उस पर टैरिफ हाइक भी होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसमें कोताही की है, एग्जामाइन नहीं हुआ है, जबकि सभी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, ये हमारे साथी फैसल रियाज श्रीनगर से जो ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली की अदम जो दस्तयाबी है उसकी वजह से, और साथ ही साथ अब बिजली की माहाना बिलों में 8% का जो इजाफा हुआ है उससे किस तरह से लोग नाला हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये इजाफा इस चीज को मद्देनजर रख के किया जाना चाहिए था कि कौन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके अगेंस्ट हुआ है कि तमाम लोग जो है उनकी बिजली में 8% का इजाफा किया गया है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, बिजली की आंख मिचौली और इसमें माहाना जो बिल है उसमें इजाफे के बाद अब बात सियासत के हवाले से करते हैं, क्योंकि आज आपको बता दें कि गांदरबल के जो गुटली बाग इलाका है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इशफाक जब्बार की तरफ से आज एक मीटिंग तलब की गई है। आपको बता दें कि साबिक MLA और सीनियर लीडर इशफाक जब्बार ने गुटली बाग गांदरबल में गांदरबल हल्का इंतखाब के कारकुनों के साथ एक मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कारकुनों से हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपनी सरगर्मियां तेज करें और अपनी मुतल्लिका पंचायतों में पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पार्टी के साथ लंबे अरसे से वाबस्तगी है और उनके वालिद की पार्टी के साथ अहम शिरकतदारी रही है, मगर जिस तरह से पंचायती इंतखाबात में पार्टी की जानिब से गांदरबल में सीनियर लोगों को नजरअंदाज किया गया, इससे ऐसा लगता है कि पार्टी को शायद अब उनकी जरूरत नहीं है। इस हवाले से इशफाक जब्बार मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कई बार ये कहा मैंने, तो इनफैक्ट उनको लिखा भी डॉक्टर फारूक साहब को, उमर साहब को, कि मैं कब से 96 से चलता आ रहा हूँ पार्टी के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा वास्ता रहा है और मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो पार्टी में इंडिसिप्लिन है और जो गांदरबल में इन्होंने पार्टी इलेक्शंस में जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक गलत तरीके से यहाँ जो बॉडी बनाई और हमें इग्नोर किया, और इग्नोर इन द सेंस नहीं मुझे ही बनना था, इन द सेंस जो सीनियर लोग थे जिनको शेर कश्मीर के साथ जो जेलों में रहे हैं, जो शेर कश्मीर के साथ ही रहे, आज उनको तो मेंबरशिप तक उनको नहीं दी गई, तो वो नाराज़गी है। और जो भी पार्टी को जो फैसला करना था हमें कॉन्फिडेंस में लेके, तो उस खत का आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो हम यही समझते हैं शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो अब मैंने लोगों पे फैसला छोड़ा है। मुझे हर साइड से लोग आ रहे हैं, मुझे श्रीनगर से भी लोग कर रहे हैं इसरार कि हमें क्या। डॉक्टर फारूक साहब लड़े, वेलकम है। मैंने उनको पहले भी एक दिन कहा था अगर आप लोगों को लड़ना है तो आप मुझे बताइए, आज से 1 साल पहले, तब तो उन्होंने इनकार किया था। तो अगर लड़ते हैं तो लड़े, उनको भी मुबारक है, हमारी तरफ से आए और गांदरबल के लोग ही फैसला करेंगे, खुद फैसला करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो वो आप तक और हम तक नहीं है, तो लोगों की राय है और उसमें जो भी होगा आपके सामने ही होगा।
चलिए नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और अब बात सुरनकोट के हवाले से करते हैं, क्योंकि सुरनकोट से बपलिहाज जाने वाली जो सड़क है उसकी खस्ताहाली के बाइस आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहरा पर काम करने वाली कंपनी पर सुस्त रफ्तारी से काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए लोगों ने कहा है कि कंपनी की गफलत के बाइस 2 अफराद अब तक अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मुकामी सरपंच ने कहा है कि कंपनी की जानिब से सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ मुगल शहरा पर सफर करने वाले अफराद को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करे ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैं यहाँ हेडक्वार्टर ब्लॉक बफलियाज की पंचायत की सरपंच हूँ और जैसा कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए दिन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिएटर बन के वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। और आपने रोड की बात करी है तो रोड की कंडीशन आपने विज़िट किया होगा जब सुरनकोट से बफलियाज की ओर, तो रोड की हालत इतनी ख़राब है कि मतलब जिन लोगों ने गाड़ियाँ लेके रखी हैं अगर तो उनको आगे आने वाले टाइम में कोई गाड़ियाँ नहीं लेगा क्योंकि रोड की ऐसी कंडीशन है। और उसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट आए दिन पेशेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, यहाँ से सुरनकोट पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। रोड की काफ़ी कंडीशन ख़राब है और कंपनी जो है वो टाइमली काम नहीं कर रही है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को काम देके और जिसको मिल रहा है काम फिर वो भी स्लो किस हिसाब से चल रहा है उसकी समझ ही नहीं आ रही है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, कंपनी से काम उस सुस्ती से ना करवाया जाए क्योंकि अभी आए दिन अब मौसम ख़राब होने वाले हैं, बारिशें बर्फ़ें होने वाली हैं और तब तो काम कुछ हो नहीं पाएगा, उल्टा और नुकसान होगा। यहाँ पे पहले भी इसी कंपनी की वजह से यहाँ पे लोगों की मौत हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे और लोगों को भी परेशानी। जिक्र हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कुलगाम की करते हैं, क्योंकि कुलगाम में कालीन साज जो आर्टिस्ट हैं उनको आपको बता दें कि कुलगाम के शाहू सचिन के एक कारीगर गुलाम अली शेख को कालीन साजी में कारकर्दगी के चलते उन्हें कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। विज्ञान भवन में टेक्सटाइल कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हाथों ये अवार्ड उन्हें हासिल किया जो है दिया गया है। और आपको बता दें कि ये अवार्ड 1 लाख की इनाम जो नकदी रकम है और इसके साथ साथ एक तमतर और एक शॉल और एक सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल होता है। जिला कुलगाम के मशरक में वाक़या गांव शाहू सचिन के रहने वाले जो गुलाम अली शेख हैं उन्होंने अपनी मुनफरद तस्वीरी कालीन से शोहरत हासिल की है। आर्टिस्ट कई रंगों के धागों का इस्तेमाल करके शाहकार बनाते हैं जो इंसानी आंखों को आसानी से अपनी तरफ माइल करते हैं। गुलाम अली शेख को 2012 में अपना पहला रियासती अवार्ड उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने हाथों से दिया था। कारीगर कालीन पर इंसानों, जानवरों और दीगर मखलूकात के मुख्तलिफ पोर्ट्रेट कुंद उतारते हैं। इसने सबसे पहले कालीन पर ईरान के आयतुल्लाह ख़ुमैनी की तस्वीर बनाई। उन्होंने कहा कि आम कालीन की जो बनाई है उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि हम कुछ मुख्तलिफ करें और मैंने सबसे पहले जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी है उनकी तस्वीर बनाई, उसको डिज़ाइन किया। और उसके बाद आपको बता दें कि गुलाम अली ने अब तक अल्लामा इकबाल, गालिब, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, लक्ष्मी रानी, आयतुल कुर्सी, चारकुल, काबा और मस्जिद नबवी के पोर्ट्रेट डिज़ाइन किए हैं। मे गई लगभग गई मे अत 28 वरी 15 पेश गई मे अत मे कर वारिया मेहनत आसितन मे नी 3 अवार्ड। अगर न बह यह कर मोन आयाल तह मारान मे पकनो पन आयाल तख तम लुकन हो तम तस अड़ गई वनकस अवार्डस मज गई अड़ दाखिल तो गर तकन वो सी अड़ो त्र मे हेचन 10,000 पेट मे हेचन बहुत वन सारे कर गुजारिश चाहे मोज बे कूर क्या मेहनत वारा अंदो न कहें मेहनत करें तो यह ड्रग्स वगस ये ना गसान क्या अगर ये मेहनत करान सोरे ये बोट तो गसान ये ड्रग्स। नाज़रीन इधर कुंजर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कुंजर का जो
स्टेडियम है उसमें बुनियादी सहूलतों के फुकदान पाया जाता है, जिसकी वजह से खेलकूद से वाबस्ता जो अफराद हैं यानी जो खिलाड़ी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में कुंजर खेल के मैदान में बुनियादी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं, जिसमें पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, वॉशरूम्स और फील्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है और उसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम वगैरह भी शामिल है, जिसके चलते मैच के दौरान खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों के साथ साथ मुकामी लोगों ने स्पोर्ट्स काउंसिल और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस लें और मज़कूरा स्पोर्ट्स स्टेडियम को बुनियादी सहूलतें फराहम कराएं ताकि खिलाड़ियों को मैच के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। सब डिवीज़न गुलमर्ग की बात नहीं, सब डिवीज़न टंगमर्ग की बात नहीं करें, कुंजर की बात नहीं करें, पूरे कश्मीर की बात करें। यहाँ पे बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई हैं, जैसे एम.एस. धोनी यहाँ पे आया है, परवेज़ रसूल साहब जो है कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर एक फाइनल में यहाँ पे होते हैं, सुरेश रैना यहाँ पे आए हैं। तो टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, तो उसके हिसाब से यहाँ फैसिलिटी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ड्रेसिंग रूम का फुकदान है, यहाँ पे वाटर सप्लाईज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें ग्राउंड की तो अभी तक नहीं की गई है। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें जी ड्रग्स को दूर करना है, बाकी चीज़ों को दूर रखना है, हमें जी माई यूथ माई प्राइड इज़ जो आजकल स्लोगन चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस ग्राउंड की भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आज तक किसी ने नहीं की है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस ग्राउंड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। मेरी नोट्स में बात लाई गई थी और मैंने जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है उनसे गुजारिश की, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि ये फैसिलिटी जो हैं इमीडिएटली वो जो है इस स्टेडियम में वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी होंगी और बाकी फैसिलिटीज़ भी होंगी, और उन्हें मुझे यकीन दिलाया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द नाज़रीन, अब बात करते हैं शहर श्रीनगर के दो नौजवान दोस्तों की, क्योंकि शहर श्रीनगर के दो नौजवान दोस्त जो है वो रिवायती जो सोजनी टोपी है उन्हें नया मोड़ देकर ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोहसिन फयाज जो कि 26 साल हैं, MBA पास आउट हैं और उवैस अहमद भट्ट BCom ग्रेजुएट हैं। दोनों श्रीनगर के ईदगाह इलाके से सोजनी कैप्स को जो है उन पर कढ़ाई करते हैं और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इन जो टोपियां हैं उनके ऑर्डर्स देते हैं। इनका कहना है कि इस काम का आगाज उन्होंने अपने लिए टोपियां तैयार करने से किया था, यानी उन्होंने सबसे पहले अपने लिए 2 टोपियां तैयार की थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और वैसे ही टोपियां हासिल करने की दिलचस्पी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो इस पर काम करेंगे और उसके बाद से ही वो अब ये टोपियां तैयार कर रहे हैं और न सिर्फ वादी कश्मीर में, न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इनको भेज रहे हैं और यानी ऑनलाइन जो है फरोख्त कर रहे हैं। और इन दोनों का कहना है कि जो नौजवान नस्ल है उनके लिए इनका एक पैगाम है। उनका कहना है कि न हम सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही मुनहसर नहीं रह सकते हैं बल्कि खुद अपनी जगह जो है बना सकते हैं और अपने लिए अपना रोजगार खुद तलाश कर सकते हैं। वो मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। जी, मेरा नाम मोहसिन है, मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। ये हमारा ये जैसे आपको पता है कि मार्केट में यूजुअली कैप्स नमाज के लिए जो कैप्स मिलती हैं वो तो उनका मटेरियल कॉटन होता है, और जो हमने ये स्टार्ट किया है हमने पश्मीना बेस रखी है इसमें क्लॉथ की, और फिर उसके बाद नीडल वर्क होता है हाथ से। असल में हमने 2018 में खुद के लिए बनाई थी ये कैप्स। फिर जब हमने दोस्तों से रेस्पॉन्ड ठीक आया कि हमें भी चाहिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी में इन्वेस्ट करें। जी, जो असल में मैंने अभी भी आपके फ्रेंड से ये बात की कि असल में अगर हमें इसको फ्लोरिश नए से करना है, जैसे कि आपने बताया कि ये बीच में गायब हो गया था, तो बेसिकली असल में सोच बदलनी है कि डिग्निटी ऑफ लेबर कश्मीर में है ही नहीं। लाइक किसी का बाप किसी आर्ट के साथ ये वाबस्ता था, अब वो उसके लिए तैयारी नहीं है। असल वजह है कि समाज उसको अच्छी नज़र से देखती नहीं है, समाज में उसका ये वैल्यू लाइक ज़ीरो है, समाज में उसी की ये कदर और कीमत है जो ल्यूक्रेटिव जॉब करे या कोई उसका अपना सेटअप हो या अपना बिजनेस हाई स्टैंडर्ड बिजनेस हो।
नाज़रीन, अब बात करते हैं अवंतीपुरा की, क्योंकि अवंतीपुरा में आज एड्स डे के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जो शिरका हैं उन्हें इसके हवाले से बेदारी जो है पहुंचाई गई। आपको बता दें कि रेड रिबन क्लब सैयद मुंतकी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा ने एड्स के आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने एड्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया और शिरका को ये बेदारी जो है दी कि किस तरह से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। प्रोग्राम में तलबा और अमले की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतकी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजमत परवीन ने कहा कि इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने शिरका को आगाह किया कि ये बीमारी कैसे होती है और इसके फैलाव को कैसे रोका जा सकता है। बच्चों को अवेयर किया है कि किन वजूहातों से ये एड्स फैल रहा है। एड्स एक्चुअली इज एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कि कॉज होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि ये वायरस T4 हेल्पर सेल्स एंड CD4 सेल्स को ख़त्म करता है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान में होता है वो ख़त्म हो जाता है इस वाले वायरस से। जैसे कोविड है, कोविड ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करता है, तो इसी तरह जो HIV एड्स है, ये वायरस भी एक इंसान के कुव्वत को ही ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से इंसान सारे डिजीज़ के शिकार हो जाता है। हमारे कंट्री में भी एंड बहुत मतलब इसके रिपोर्ट्स आए हैं कि बहुत टाइम से कि एड्स फैला हुआ है एंड जम्मू कश्मीर में भी इसके रिपोर्ट्स आए हैं। जो चलिए नाज़रीन किराम, इस खबर के साथ ही न्यूज़ एट 6 के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।